वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज की कविता है और नहीं अब सहने वाली। इस कविता के लेखक है अष्टभुजा शुक्ल। इस कविता के बारे में जानेंगे। कविता की ससंदर्भ व्याख्या, प्रसंग, विशेष उद्देश्य और समीक्षा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अष्टभुजा शुक्ल समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। उनकी कविता में लोक जीवन, ग्रामीण सांस्कृतिक सामाजिक विसंगतियाँ, मानवीय संबंध और जन सरोकार प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। उनकी भाषा में लोक भाषा की सहजता के साथ ही व्यंग और प्रतिरोध का स्वर भी मिलता है। उनकी चर्चित कृति पद कुपद में सामाजिक जीवन की अनेक विडंबनाओं और मनुष्य के संघर्षों को अभिव्यक्ति मिली है। और नहीं अब सहने वाली कविता में वे पितृसत्तात्मक समाज द्वारा स्त्री पर किए जाने वाले शोषण, अपमान, घरेलू बंधनों और उनके अदृश्य श्रम को सामने लाते हैं। हुए एक स्त्री के भीतर पैदा हो रहे आत्मसम्मान और विद्रोह का स्वर देते हैं। कविता में स्त्री अब केवल सहने, त्याग करने और पुरुष की इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताने वाली नहीं रहना चाहती है। वह मंच उन्हें नेपथ्य हमें जैसे व्यवस्था को अस्वीकार करके अपने अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान की मांग करती है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय संदेश है, वह स्त्री को वस्तु या केवल घरेलू भूमिका तक सीमित करने वाली व्यवस्था समाप्त होने चाहिए और उसे अपने अस्तित्व तथा निर्णयों पर समान अधिकार मिलना चाहिए। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां अष्टभुजा शुक्ल की चर्चित कविता और नहीं अब सहने वाली से उद्गृत है। यह कविता उनके प्रमुख कविता संग्रह पद कुपद में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2012 में हुआ था। कई विद्वानों का मानना है कि यह अभी अपूर्ण है। कविता पे आते हैं। कविता है और नहीं अब सहने वाली। हमसे जन्मा पुरुष वर्ग हमको ही देता गाली। नर नातों की मूल हमी है, हम ही कोठे वाली। प्रसंग क्या है? कवि यहाँ स्त्री की उस स्थिति को सामने रखते हैं जिसमें जो पुरुष प्रधान समाज स्त्री से ही जन्म लेने के बावजूद उसी को अपमानित करता है। स्त्री अब इस विरोधाभास और अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है। व्याख्या क्या है? कविता की शुरुआत ही एक स्पष्ट विद्रोही घोषणा से होती है, और नहीं अब सहने वाली। यह वाक्य स्त्री के भीतर लंबे समय से दबे आक्रोश और आत्मसम्मान की जागृति को व्यक्त करती है। स्त्री कहती है कि जिस पुरुष वर्ग को उसने जन्म दिया है वही पुरुष उसे गाली देता है और उसका अपमान करता है। यह स्थिति पितृसत्तात्मक समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। इसके बाद स्त्री अपने अस्तित्व की मूलभूत बताती है। प्रत्येक मानवीय संबंध की शुरुआत स्त्री से होती है। वह माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है और परिवार तथा समाज की आधारभूत इकाई है। इसके बावजूद वही स्त्री कभी कभी कोठे वाली जैसे अपमानजनक संबोधनों से देखी जाती है। यहाँ कवि स्त्री के प्रति समाज के दोहरे नैतिक मानदंडों पर तीखा प्रश्न उठाते हैं। विशेष स्त्री के आत्मसम्मान और प्रतिरोध का उद्घोष है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विडंबना पर प्रहार है। नर नातों की मूल स्त्री की सामाजिक महत्ता को रेखांकित करता है। भाषा सीधी, आक्रोशपूर्ण और व्यंग्यात्मक है। हम चौके में, हम बिस्तर में, हम पत्तल, हम थाली, अतः पूर्व से झुग्गी तक बन करके नदी वही हम। प्रसंग है, स्त्री केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के प्रत्येक कार्य और प्रत्येक संबंध में उसकी उपस्थिति है। फिर भी उसके श्रम को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता है। व्याख्या है, हम चौके में, हम बिस्तर में के माध्यम से स्त्री के घरेलू जीवन और पारिवारिक भूमिका की ओर संकेत किया गया है। रसोई में भोजन तैयार करने से लेकर के परिवार की देखभाल और दाम्पत्य जीवन तक स्त्री की भूमिका लगातार बनी रहती है। हम पत्तल, हम थाली में स्त्री उस रूप की ओर संकेत है जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं को समर्पित कर देती है। अंतःपुर से झुग्गी तक बंद करके नदी वही हम अत्यंत प्रभावशाली रूपक है। नदी की तरह स्त्री हर वर्ग और हर सामाजिक स्तर में बहती रहती है। महल के अंतपुर से लेकर के गरीब की झुग्गी तक उसका श्रम, त्याग और पीड़ा समान रूप से मौजूद है। नदी स्वयं किसी से कुछ मांगे बिना सबको देता है, उसी प्रकार स्त्री भी लगातार देती रहती है। विशेष है, नदी के निरंतर प्रवाह श्रम और त्याग का प्रतीक है। चौका, बिस्तर, पत्तल और थाली घरेलू जीवन के प्रतीक उच्च और निम्न दोनों वर्गों की स्त्रियों की समान पीड़ा को व्यक्त किया गया है। स्त्री अदृश्य श्रम को रेखांकित किया गया है। जोरन जहाँ खोच भर पाई, जमकर बनी दही हम। सूर्य न देखी, घाम न जानी, गाली लात सही हम। हमसे जो कुछ कहा पुरुष ने, अब तक वही कही हम। प्रसंग है, स्वकवि बताते हैं कि स्त्री ने जीवन भर पुरुष के आदेश और सामाजिक मर्यादाओं को स्वीकार किया है। उसने अपनी इच्छाओं और स्वतंत्र अस्तित्व को दबाकर परिवार के लिए जीवन बिताया है। व्याख्या है,
इन पंक्तियों में ग्रामीण और श्रम जीवन की स्त्री का चित्र उभरता है। वह थोड़े से साधनों में भी अपने परिवार को संभालती है और उपलब्ध साधनों से जीवन चलाती है। जमकर बनी रही जैसे घरेलू बिंब उनके श्रम और जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को सामने लाते हैं। सूर्य न देखी घाम न दे जानी का अर्थ यहाँ है कि स्त्री का जीवन घर और श्रम की सीमाओं में इतना बंधा रहा कि उसने खुले जीवन और स्वतंत्रता का अनुभव तक नहीं मिला है। इसके बाद उसे गाली लात सहनी पड़ी, अर्थात मानसिक और शारीरिक हिंसा दोनों। सबसे मार्मिक बात है, हमसे जो कुछ कहा पुरुष ने, अब तक वही कही हम। स्त्री ने लंबे समय तक पुरुष द्वारा निर्धारित विचारों, नियमों और मान्यताओं को ही सत्य मानकर स्वीकार किया है। उनकी अपनी आवाज दबा दी गई थी। विशेष घरेलू हिंसा और स्त्री दमन का यथार्थ चित्रण, ग्रामीण जीवन के लोक बिंबों का प्रयोग, स्त्री की चुप्पी को सामाजिक दमन का परिणाम बताया गया है। अब तक शब्द परिवर्तन की आवश्यकता का संकेत देता है। प्रीति रीति का झांसा देकर पहले हमें फंसाते, फिर पंछी जैसे पिंजड़े में हम बंदी बन जाते। हम माया तो वे मायावी, कौन दूध का धोया। प्रसंग है, कवि बताते हैं कि स्त्री को प्रेम और संबंधों के नाम पर आकर्षित किया जाता है, लेकिन बंधन स्थापित होने के बाद उसकी स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है। व्याख्या, पुरुष प्रेम और विवाह जैसी भावनाओं का सहारा लेकर स्त्री को अपने जीवन में बांध लेता है। प्रारंभ में उसे प्रेम, सुरक्षा, आत्मीयता का विश्वास दिलाता है, लेकिन बाद में उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। कवि ने स्त्री की तुलना पिंजड़े में बंद पक्षी से की है। पक्षी स्वभावतः स्वतंत्र होता है, लेकिन पिंजड़े में बंद होने के बाद उसकी उड़ान समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार स्त्री भी सामाजिक बंधनों में अपनी स्वतंत्रता खो देती है। हम माया तो वे मायावी में व्यंग है। स्त्री को अक्सर मोह माया का कारण बताया जाता है, लेकिन कवि पूछते हैं कि पुरुष स्वयं किस तरह निर्दोष है, कौन दूध का धोया है के माध्यम से पुरुष की नैतिक श्रेष्ठता के दावे पर प्रश्न उठाया गया है। विशेष है, पंछी और पिंजरा का प्रतीक स्त्री की पराधीनता को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। प्रेम के नाम पर होने वाले शोषण पर प्रश्न है। पुरुष की नैतिक श्रेष्ठता की धारणा का खंडन है। व्यंग्यात्मक भाषा कविता को तीक्ष्ण बनाती है। उनका अपना बचा हुआ सब, हमने सब कुछ खोया, मंच उन्हें निपटे हमें, यह नाटक नहीं चलेगा। प्रसंग है, स्त्री कहती है कि पुरुष ने अपने लिए सब कुछ सुरक्षित रखा है, जबकि स्त्री ने परिवार और समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। अब वह इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी। व्याख्या है, उसका अपना बचा हुआ सब, हमने सब कुछ खोया में स्त्री ने के त्याग की चरम स्थिति व्यक्त होती है। पुरुष अपने अधिकार, स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखता है, जबकि स्त्री विवाह, परिवार, मातृत्व और सामाजिक उपेक्षाओं के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान तक खो देती है। मंच उन्हें निपटे हमें नाटक का अत्यंत प्रभावशाली रूपक है। मंच पर वही दिखाई देता है जिसे समाज प्रमुख मानता है, जबकि निपटे में रहकर वास्तविक श्रम करने वालों को कोई भी नहीं देखता है। पुरुष को सामाजिक प्रतिष्ठा और नेतृत्व का मंच मिला है, जबकि स्त्री पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ करती है। लेकिन अब स्त्री घोषणा करती है, यह नाटक नहीं चलेगा, अर्थात वह इस असमान सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए से इनकार कर रही है। विशेष से मंच और नृत्य का रूप अत्यंत प्रभावशील है। स्त्री के अदृश्य श्रम को सामने लाया गया है। यह अंश स्त्री के प्रतिरोध और आत्मसम्मान की निर्णायक घोषणा है। नाटक पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। इस अभिनय के मुख्य दर्शकों सबका दुर्ग चलेगा, पहले हटे विदूषक इसमें से फिर बात करेंगे। अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे। प्रसंग है, अब स्त्री सहनशीलता और मौन की स्थिति से निकलकर प्रतिरोध की स्थिति में आ गई है। वह समाज के मुख्य दर्शकों, पाखंडी लोग और सत्ता संरचना को चुनौती देती है। व्याख्या, इस अभिनय के मुख्य दर्शकों कहकर कवि उस लोगों को संबोधित करते हैं जो स्त्री पर होने वाले अन्याय को देखते हुए भी चुप रहते हैं। वे स्वयं अत्याचार नहीं करते हैं, लेकिन अत्याचार के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठाते हैं। इस प्रकार उनका मौन भी व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक बनता है। सबका दुर्ग चलेगा, सबका दुर्ग अर्थात व्यवस्था के मूल ढांचे को चुनौती देने का संकेत है। जलेगा का अर्थ है यहाँ दुर्ग उन मजबूत सामाजिक परंपराओं, संरचनाओं का प्रतीक है जो लंबे समय से स्त्री को दबाकर बनाए गए हैं। पहले हटे विदूषक में उन लोगों पर व्यंग है जो गंभीर सामाजिक प्रश्नों को तमाशा बना देते हैं। कवि कहते हैं कि जब तक वे दिखावटी और पाखंडी लोग बीच से नहीं हटेंगे, तब तक वास्तविक संवाद संभव नहीं रहे होगा। अंतिम पंक्ति है, अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे। पूरी कविता के विद्रोह स्वर को चरम पर पहुंचाती है। तर्जनी दिखाना
चेतावनी और चुनौती का प्रतीक है। स्त्री अब धमकी, सामाजिक दबाव या पुरुष सत्ता से भयभीत होने वाली नहीं है। वह अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने को तैयार है। कवि विशेष है, कवि का स्वर यहाँ पूर्ण विद्रोही हो जाता है। मुख दर्शक सामाजिक निष्क्रियता का प्रतीक है। दुर्ग पितृसत्तात्मक सत्ता संरचना का प्रतीक है। तर्जनी प्रतिरोध, चेतावनी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अंतिम पंक्तियां स्त्री मुक्ति और आत्मसम्मान की निर्णायक घोषणा है। और नहीं अब सहने वाली कविता की समीक्षा। अष्टभुजा शुक्ल की कविता और नहीं अब सहने वाली स्त्री अस्मिता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक शोषण के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध कविता है। अष्टभुजा शुक्ल की रचनात्मक पहचान जनजीवन, गांव कस्बे के संघर्ष और सामाजिक अंतर्विरोधों से गहरे जुड़ाव से हुआ है। पद को भी जनोन्मुख हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कृति माना गया है। अर्थात जन जो समाज है, समाज की कविता, लोगों की कविता। कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्त्री स्वयं अपनी बात कहती है। वह किसी बाहरी सहानुभूति की पात्र बनकर नहीं आती है, बल्कि अपने अनुभवों की प्रत्यक्ष वक्ता बनती है। और नहीं अब सहने वाली उसका आत्मघोष है। इस एक पंक्ति में सदियों से चले आ रहे मौन, सहनशीलता और दमन के विरुद्ध प्रतिरोध की पूरी चेतना समाहित है। स्त्री अब केवल पीड़ा सहने वाली नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा को पहचानने और उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाली चेतना बन गई है। कवि ने स्त्री के घरेलू और सामाजिक श्रम को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से सामने रखा है। हम चौके में, हम बिस्तर में, हम पत्तल, हम थाली में स्त्री के जीवन की उन भूमिकाओं का संकेत है जिसमें उसका श्रम लगातार उपस्थित रहता है, लेकिन जिससे अक्सर श्रम के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। स्त्री परिवार की व्यवस्था को बनाए रखती है, भोजन बनाती है, संबंधों को संभालती है और स्वयं को परिवार के लिए समर्पित करती है। फिर भी उसे सम्मान और बराबरी नहीं मिलती है। अंतपुर से झुग्गी तक बन करके नदी वही हम स्त्री के सर्वव्यापी और निरंतर श्रम का अत्यंत ही सार्थक रूपक है। कविता स्त्री के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को भी छिपाती नहीं है। सूर्य न देखी घाम न जानी, गाली लात सही हम, जैसे पंक्तियां स्त्री के उन जीवन को सामने लाती है जिसमें उसके हिस्से में स्वतंत्रता की जगह हिंसा और अपमान आया है। उसके साथ हमसे जो कुछ कहा पुरुष ने अब तक वही कही हम स्त्री की मानसिक पराधीनता को व्यक्त करता है। वह लंबे समय तक पुरुष द्वारा बनाए गए नियमों और विचारों को ही अपना सत्य बनाती है। इस प्रकार कविता केवल बाहरी शोषण की ही नहीं, बल्कि विचार और चेतना के स्तर पर स्त्री की गुलामी की भी आलोचना करती है। कविता में प्रेम और विवाह की सामाजिक संरचना पर भी तीखा प्रश्न उठाया गया है। प्रीति रीति का झांसा देकर पहले हमें फंसाते, फिर पंछी जैसे पिंजड़े में हम बंदी बन जाते में पंछी और पिंजड़ा का रूपक स्त्री की स्वतंत्रता छीन लिए जाने को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। प्रेम के नाम पर स्त्री को आकर्षित किया जाता है, लेकिन संबंध के बाद वही प्रेम बंधन में बदल सकता है। यहाँ कवि प्रेम का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि प्रेम के नाम पर स्त्री की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को समाप्त करने वाली मानसिकता का विरोध करते हैं। हम माया तो वे मायावी, कौन दूध का धोया कविता की व्यंग्यात्मक स्वर को और तीखा बनाता है। समाज ने स्त्री को अक्सर मोह माया, प्रलोभन और नैतिक पतन का कारण मानने की कोशिश की है, जबकि पुरुष को नैतिक श्रेष्ठता प्रदान की जाती है। कवि इस दोहरे नैतिक मानदंड को अस्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि पुरुष स्वयं किस आधार पर निर्दोष या नैतिक रूप से श्रेष्ठ माना जाए। इस प्रकार कविता स्त्री के चरित्र पर लगाए जाने वाले सामाजिक आरोपों और पुरुष की नैतिक छूट दोनों पर प्रश्न उठाती है। कविता का सबसे प्रभावशाली रूपक मंच उन्हें नेपथ्य हमें है। मंच पर वही दिखाई देता है जिसे समाज महत्व देता है, जबकि नेपथ्य में रहने वाले वास्तविक काम करने वाले लोग दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार पुरुष को सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय और नेतृत्व का मंच मिला है, जबकि स्त्री ने पर्दे के पीछे हटकर रहकर परिवार और समाज को संभाला है। इस रूपक के माध्यम से कवि स्त्री के अदृश्य श्रम और अदृश्य अस्तित्व को दृश्य बनाते हैं। इसके तुरंत बाद आने वाला कथन, यह नाटक नहीं चलेगा, इस व्यवस्था के विरुद्ध निर्णायक असहमति है, कविता के अंतिम हिस्से में प्रतिरोध और अधिक तीव्र हो जाता है। इस अभिनय के मुख दर्शकों कहकर कवि केवल अत्याचार करने वालों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं जो अन्याय देखकर चुप रहते हैं। यह मुख दर्शक सामाजिक निष्क्रियता का प्रतीक है। सबका दुर्ग जलेगा उस मजबूत सामाजिक संरचना को ध्वस्त करने की चेतावनी है जो असमानता को बनाए रखती है। विदूषक न पाखंडी और दिखावटी पात्रों का प्रतीक है जो गंभीर सामाजिक प्रश्नों को तमाशे में बदल देते हैं। शिल्प की दृष्टि से कविता की भाषा इसकी सबसे बड़ी जो शक्ति है। इसमें सांस्कृतिक निष्ठ और अत्यंत ही अलंकृत भाषा के बजाय लोक जीवन से निकली सहज, सीधी और तीखी भाषा का प्रयोग है। अष्टभुजा शुक्ल की काव्य भाषा में
लोक और समकालीन सामाजिक यथार्थ का मेल दिखाई देता है। आलोचनात्मक परिचयों में भी पद कुपद की भाषा, व्यंग और जनजीवन से उनके गहरे संबंध को इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में रेखांकित किया गया है। कविता में नदी, पिंजड़ा, पंक्षी, मंच, नेपथ्य, नाटक, विदूषक, दुर्ग और तर्जनी जैसे प्रतीक अर्थ को व्यापक बनाते हैं। नदी स्त्री के निरंतर श्रम और जीवन प्रवाह की प्रतीक है। पिंजड़ा उसकी पराधीनता का मंच और नेपथ्य सामाजिक दृश्यता और अदृश्यता का, जबकि तर्जनी चेतावनी, आत्मविश्वास और प्रतिरोध की प्रतीक बन जाती है। इस प्रतीकात्मक के कारण ही कविता केवल किसी एक स्त्री की कहानी नहीं रह जाती है, बल्कि सामूहिक स्त्री अनुभव और जीवन अस्मिता की कविता बन जाती है। समग्रतः और नहीं अब सहने वाली की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कविता स्त्री को दया की पात्र से प्रतिरोध की शक्ति में बदल देती है। वह अपने अतीत का हिसाब करती है, अपने वर्तमान को पहचानती है और भविष्य के लिए स्पष्ट चेतावनी देती है। कविता में स्त्री का विद्रोह पुरुष विद्रोह मात्र नहीं है, उसका वास्तविक लक्ष्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को विरोध करना है जिसमें स्त्री को जन्म देने वाली, परिवार संभालने वाले और समाज को आगे बढ़ाने वाले शक्ति होने के बावजूद अधिकार और सम्मान में बराबरी नहीं मिलती। इस दृष्टि से यह कविता स्त्री मुक्ति, आत्मसम्मान, समानता और सामाजिक न्याय की प्रखर कविता है। पद कुपद की जन्मोमुखी काव्य दृष्टि के संदर्भ में भी इसका प्रतिरोध स्वर विशेष महत्व रखता है। कविता है और नहीं अब सहने वाली का उद्देश्य। कविता का मुख्य उद्देश्य स्त्री के शोषण, दमन, अपमान और असमानता के विरुद्ध उनकी जागरूकता और प्रतिरोध की भावना को व्यक्त करना है। कवि ने स्त्री के घरेलू श्रम त्याग, हिंसा, सामाजिक बंधनों और पुरुष प्रधान मानसिकता को सामने रखते हुए बताया है कि स्त्री केवल सहने और मौन रहने के लिए तैयार नहीं है। मंच उन्हें नेपथ्य हमें के माध्यम से स्त्री के अदृश्य श्रम और पुरुष के सामाजिक वर्चस्व को उजागर किया गया है। कविता स्त्री को अपने अस्तित्व, सम्मान और अधिकारों के प्रति सजग होने तथा अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही इसका उद्देश्य समाज है उसको समझाना है कि स्त्री को दया या संरक्षण नहीं, बल्कि समानता और स्वतंत्रता और सम्मान चाहिए। और नहीं अब सहने वाली की प्रासंगिकता। यह कविता आज क्यों प्रासंगिक है, इसके बारे में जानेंगे। यह कविता आज भी अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि स्त्री पुरुष समानता के क्षेत्र में प्रगति के बावजूद भी लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, स्त्री के श्रम की उपेक्षा, सामाजिक नियंत्रण और दोहरे नैतिक मानदंड जैसी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज भी अनेक स्त्रियां परिवार और समाज की अपेक्षाओं के कारण अपनी इच्छाओं और स्वतंत्र निर्णयों को दबाने के लिए विवश होती है। यह नाटक नहीं चलेगा और अब नहीं डरेंगे जैसी पंक्तियां वर्तमान स्त्री की आत्मनिर्भर और मुखर चेतना से जुड़ती है। कविता यह संदेश देती है कि स्त्री को समाज के नेपथ्य से निकालकर जीवन के मंच पर समान अधिकार और सम्मान के साथ स्थान देना आवश्यक है। इसलिए स्त्री अस्मिता, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में यह कविता आज भी उतनी ही सार्थक है और विचार उत्तेजक है। तो यह थी मित्रों कविता और नहीं अब सहने वाली की ससंदर्भ व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता पसंद आए और कविता की व्याख्या। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।